इसमें अर्थात तस्य शीतीय अध्याय, पहले अध्याय का उपक्रम, इस अध्याय में क्या है, ऋतुचर्या और सातवें का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, हेमंत से इसमें मतलब ऋतु का जो वर्णन किया गया, तो हेमंत से इसमें शुरुआत की गई, हेमंत ऋतु से इसकी शुरुआत की गई है। फिर अध्याय का उपक्रम, विगत 5वें अध्याय में यह कहा गया है कि मात्रापूर्वक आहार करने से बल, वर्ण और आयु की वृद्धि होती है। इसके पहले का चैप्टर अपना ये था मात्राशीती अध्याय, तो उसमें मात्रापूर्वक आहार खाने से बल, वर्ण और आयु की वृद्धि हो गई। ठीक है, परंतु वर्षा, शीत या उष्ण ऋतु में मात्रापूर्वक भोजन करने पर बल, वर्ण और आयु की वृद्धि तो दूर रही, मात्राशी व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस आशंका को मिटाने के लिए, यह बतलाने के लिए कि वह मात्रापूर्वक आहार तथा ऋतुओं के अनुकाल होने पर ही बलवर्धक, वर्णवर्धक होते हैं, अन्यथा नहीं। उन ऋतुओं में किस किस प्रकार का आहार व्यय करना चाहिए, इन बातों को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें क्या बताया आपने को, मतलब कि पहले चैप्टर में बता दिया, मतलब इसके पहले वाले में कि आहार जो अपने को मात्रापूर्वक खाना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में क्या बता रहे कि कोई भी आहार आपको हर ऋतु में नहीं खाना चाहिए, ऋतु के हिसाब से अपना अलग अलग आहार रहता है। तो कौन सी ऋतु में कौन सा आहार खाना चाहिए, इस चैप्टर में वो दिया। आगे समझ में। फिर ऋतु के अनुकूल आहार विहार से लाभ, जो व्यक्ति यह जानता है कि किस ऋतु में किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए और कौन सा आहार अनुकूल पड़ता है, तदनुसार ही आहार विहार करता है। उसी पुरुष के मात्रापूर्वक अशीत, पित्त, लीड या खादित आहार से उसके बल और वर्ण की वृद्धि होती है। ठीक है, कि मतलब आहार विहार हमको ऋतु के अनुसार करना चाहिए तो अपना बल बढ़ेगा। ठीक है, फिर संवत्सर के विभाग एवं प्रविभाग। संवत्सर मतलब होता है 1 वर्ष। ठीक है, संवत्सर के 1 वर्ष के कितने विभाग कर लिए उन्होंने, ऋतु के विभाग में संवत्सर मतलब वर्ष को एक मतलब 6 ऋतु दे दिए, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ठीक है, इन 6 अंगों वाला जानना चाहिए, मतलब एक साल में 6 ऋतुएं होती है। फिर इनमें से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इनको सूर्य उत्तर दिशा में जाता है तो इसलिए इनको उत्तरायण या आदान काल कहते हैं। उसके बाद बचे 3, हेमंत, कौन सा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा, शरद, हेमंत में जो सूर्य है वो दक्षिण में जाता है तो इसलिए इसको दक्षिणायन काल या विसर्ग काल कहते हैं। ठीक है, खत्म। फिर विसर्ग तथा आदान काल। विसर्ग काल में वायु अधिक रुकी नहीं होती, विसर्ग, ठीक है, तो विसर्ग काल में ये आ गया। फिर विसर्ग काल में वायु अधिक रुक नहीं होती और आदान काल में बहुत रुकी रहती है। आदान काल मतलब जो विंटर का जो सीजन रहता है, वर्षा, शरद, हेमंत, अक्टूबर नवंबर से जो रहता है, फिर वहाँ पे अपनी स्किन रहती है वो रफ हो जाती है क्योंकि वायु रफ चलती है, वायु रुकी होती है। ठीक है, आदान काल में बहुत रुकी रहती है। ठीक है, विसर्ग काल में। ठीक है, ठीक है, फिर क्या था, विसर्ग काल मतलब दक्षिणायन, मतलब कौन सी ऋतु आ गई इसमें, वर्षा, शरद, हेमंत, ये आ गए ना। हाँ, दक्षिणायन में चंद्रमा पूर्ण बलशाली होता है और अपने शीतल रेशमियों के से समस्त भूमंडल को भर देता है, जिससे जगत का प्राणी संतृप्त हो जाता है। इसलिए विसर्ग को सौम्य कहा जाता है, मतलब विसर्ग काल में जो चंद्र का बल ज़्यादा होता है। विसर्ग काल कौन सा आ गया, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा, शरद, हेमंत में सूर्य रहता नहीं है तो चंद्रमा का बल अधिक रहता है, तो इससे क्या है कि संपूर्ण जगत में सौम्यता से भर देता, शीतल शीतल रहता है वातावरण पूरा। फिर आदान को तो आग्नेय कहा जाता है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, क्योंकि इसमें ग्रीष्म ऋतु आ गया तो सूर्य का बल यहाँ से बढ़ते जाता है धीरे धीरे, तो इसमें अपना आदान काल आग्नेय आ गया, और से आदान और से आग्नेय। सूर्य, वायु और चंद्रमा काल स्वभाव तथा अपने नियम मार्ग वशीभूत होकर काल, ऋतु, रस, दोष और देह बल की उत्पत्ति में कारण होते हैं, मतलब इनके बल के कारण जो है दोष अपनी वृद्धि करता है, उसी के कारण पुरुष में बल आता है और बल नहीं आता है, बस वही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, फिर आदान काल में मनुष्य के दौर्बल्य का कारण। आदान काल में मनुष्य के दौर्बल्य मतलब जो आदान काल रहता है जिसमें ऋतु कौन से आते हैं अपनी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, उसमें मनुष्य दुर्बल क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य का बल बढ़ते जाता है धीरे धीरे, तो उसका जो बल है वो घटते जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में अपने में ज़्यादा ताकत नहीं रहती। ठीक है, क्या दिया इसमें, आदान काल में सूर्य अपनी किरणों से संसार के जलीय अंश को ले लेता है। ठीक है, जिससे वायु एक तीव्र अधिक रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण कर लेती है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः अधिक अधिक रुक्षता को उत्पन्न करते हुए और रस, तिक्त, कषाय और कटु को बढ़ाती हुई मनुष्य को दुर्बल बना देती है। और ऋतु अनुसार जो रस है, जो षड्रस बोले गए, षड्रस 6 ऋतु के जो षड्रस बोले गए, वैसे वैसे उनका प्रकोप हो जाता है, तो उन रस से जैसे जैसे वो ऋतु आते जाएगा तो उन रस से शरीर जो है वो शोषक होते जाएगा। इसमें रस कौन से बोल दिए अपने को, वृक्ष रस, तिक्त, कषाय, कटु, ये बढ़ जाते तो इनसे शोषण आता है शरीर में। ठीक है, तो फिर स्नेह अंश खत्म होकर शरीर हो जाता है मनुष्य का रुक्ष। फिर क्या है, संवत्सर मतलब 1 वर्ष, 6 ऋतु, 2 आयन। 2 आयन हो गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में 3 ऋतु और दक्षिणायन में 3 ऋतु। ठीक है, ये तो पता है अपने को। आदान काल में रुक्षता और रस दौर्बल्य, ये आदान काल आ गया, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म,
शिशिर में थोड़ी सी रुक्षता रहती है, वसंत में थोड़ी रुक्षता आएगी और ग्रीष्म में पूरी रुक्षता आएगी, क्योंकि सूर्य जो है पूरा स्नेह अंश पूरा सोख लेगा। फिर ये रस इसके तिक्त कषाय कटु, फिर ये अल्प दौर्बल्य, मतलब इसमें जो ताकत है थोड़ी कम रहेगी, इसमें थोड़ी मीडियम रहेगी और इसमें तो पूरी कम हो जाएगी अपने समर सीजन में, ठीक है। तो ये कालबोधक सारणी, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं अपन इस पे, विसर्ग काल में मनुष्य के बल की वृद्धि का कारण। आदान काल में बल कम हो रहा था, विसर्ग काल में बल बढ़ रहा है, ठीक है। विसर्ग काल में मनुष्य के बल वृद्धि का कारण, वर्षा शरद हेमंत इन 3 ऋतुओं में क्रमशः जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जाना आरंभ करता है, तब उस समय काल और स्वाभाविक मार्ग मेघवत एवं वर्षा से सूर्य का प्रताप प्रताड़ित हो जाता है और चंद्रमा पूर्ण बलवान हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो वर्षा शरद हेमंत ऋतु जब स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे जो सूर्य का बल कम हो जाता है, चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, क्योंकि जब बारिश होगी, पहला सीजन वर्षा शरद हेमंत है, जब बारिश होगी तो जो सूर्य का बल, सूर्य से जो धरती तपी हुई थी वो पूरी ठंडी हो जाती है, उसके बाद सूर्य का बल धीरे धीरे कम होते होते चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, ठीक है। फिर जब आकाशीय जल संपात से संसार का संताप प्रशांत हो जाता है, तो भूमंडल पर क्रमशः स्निग्ध अम्ल लवण मधुर रस का यथेष्ट वृद्धि होती है, मनुष्य के शरीर को बल बढ़ने लगता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब बारिश ने भूमंडल को ठंडा कर दिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो स्नेह वाले जो ये थे रस, अपने कौन से वाले थे स्नेह वाले रस, मधुर अम्ल लवण, तो ये जो मधुर अम्ल लवण है ये शोषक नहीं रहते, ये पोषक रहते शरीर के लिए, तो इसके कारण मनुष्य का जो बल बढ़ जाता है। और दूसरा कारण क्या था कि सूर्य का बल कम हुआ तो चंद्र का बल बढ़ गया, वो हो गया कि शोषण करने वाला कोई रहा नहीं, और जो द्रव्य थे खाने में मधुर अम्ल लवण वाले, इन्होंने भी शरीर का बल बढ़ाया अपने, तो इससे हो गया मनुष्य के बल की वृद्धि, ठीक है। फिर आता अपना आदान काल। आदान काल में क्या हो रहा है, सूर्य के उत्तरायण होने के काल को आदान काल कहा जाता है, मतलब सूर्य उत्तर की तरफ दिशा करता है। इस काल में शिशिर वसंत ग्रीष्म ऋतुएं होती है। इन ऋतुओं में सूर्य की किरणें प्रखर होती है, जैसे जैसे उनमें तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे कफ का नाश और वायु की वृद्धि होती जाती है। वायु योग वायु है जो सूर्य की किरणों को और अधिक उद्दीप्त बना देता है। मतलब इसमें अपन ने पहले देखा था कि इसमें जो हवा चलती है वो रुक्ष चलती है शायद आदान काल में, ये शिशिर वसंत ग्रीष्म में, इसलिए ये शोषण करती है शरीर का। तो वायु योग वही है जो सूर्य की किरणों और अधिक उद्दीप्त, जो सूर्य की किरणों को और उद्दीप्त बना देती है, ठीक है। उद्दीप्त मतलब उसकी जो किरणें हार्मफुल रहती है उसको और ज़्यादा पावर दे देती है, हार्मफुल उसके रेस को सूर्य की। फिर अतएव आदान काल को आग्नेय कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य का बल ज़्यादा होता है। इस काल में वायु तथा आकाश की प्रधानता से तिक्त, वायु तथा पृथ्वी की प्रधानता से कषाय और वायु तथा अग्नि की प्रधानता से कटु रस की उत्पत्ति होती है। मतलब इसमें 3 रस आ गए अपने, तिक्त, कषाय, कटु, कटु तिक्त कषाय, 3 रस आ गए इसमें अपने आदान काल में, ठीक है। आदान काल में सूर्य अपनी प्रखर किरणों द्वारा संसार के जलीय अंश को सुखा देता है। क्या बोल रहे हैं, आदान काल में सूर्य अपनी प्रखर किरणों द्वारा संसार के जलीय अंश को सुखा देता है। जो बारिश हुई थी वर्षा शरद हेमंत, उसके बाद बारिश के बाद पूरा गीला 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 रह रहा था दिसंबर जनवरी तक, फिर वहाँ से फरवरी के बाद से अपना वसंत ऋतु आता है, वर्षा शरद हेमंत खत्म हो गया, फिर मार्च अप्रैल से अपने ये ऋतु चालू होते हैं शिशिर वसंत ग्रीष्म। तो जहाँ से फिर धीरे धीरे जो है ये इसको जलीय अंश सुखा देता है, सूर्य की किरणें जब बढ़ने लगती है, जब सूर्य की ताकत बढ़ने लगती है तब। फिर क्या बोल रहा है, वायु भी अधिक रुक्ष एवं तीव्र होकर संसार के स्नेह अंश का शोषण कर लेता है, क्योंकि वायु का तो गुण ही है रुक्षता। एवं इस काल में रुक्ष तिक्त कषाय कटु रस की वृद्धि हो जाने से मनुष्य के शरीर में दुर्बलता आती है। वही सेम यहाँ पे रिपीट कर दे कि मनुष्य का दुर्बल क्यों हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करते आदान काल में क्या क्या होता है करके। तो मनुष्य दुर्बल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 रस आ गए थे, कटु तिक्त कषाय, और सूर्य की ताकत बढ़ रही थी वायु के कारण, तो सूर्य ने अपना शोषण कर्म चालू कर दिया था, ठीक है। फिर उत्तरायण पृथ्वी के सौम्य अंश को और प्राणियों के बल को ले आता है, इसलिए इस आदान काल कहा जाता है। उत्तरायण पृथ्वी के सौम्य अंश को, उत्तरायण जो उत्तरायण पृथ्वी के सौम्य अंश को और प्राणियों के बल को ले लेता। हाँ, क्या बोल रहा है, उत्तरायण जो पृथ्वी के सौम्य अंश और प्राणियों के बल को ले लेता है। प्राणियों का इसने बल शोषण कर लिया, उसके बाद जो है उत्तरायण ने क्या किया कि पृथ्वी का जो सौम्य अंश था, गिलावट, जो भी मॉइस्चर था वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या हो गया, इसलिए इसे आदान काल कहा जाता है। इस काल का कर्ता सूर्य है, मतलब ये सूर्य करता है, जो वायु के सहकर से, मतलब वायु इसको जब सहायता करता है, वायु के सहकर से इसे आग्नेय बना देता है। सूर्य के मकर संक्रांति से 6 महीना उत्तरायण होता है, वो तो सीजन दे दिया इन्होंने तिथि अनुसार। फिर अपना आ गया विसर्ग काल। विसर्ग काल में वर्षा शरद और हेमंत ऋतु आती है।
जब सूर्य दक्षिण में जाता है तब उस काल को दक्षिणायन या विसर्ग काल कहते हैं। इस काल में वायु में रुक्षता की कमी होती है और चंद्रमा का बल भी बढ़ा हुआ होता है। वायु की रुक्षता कब थी? शिशिर वसंत ग्रीष्म में, और चंद्रमा का बल अब बढ़ा है। तब कौन सा था? सूर्य का बल। ठीक है। फिर इस काल में वह समस्त संसार पर अपनी सौम्य किरणें बिखर कर जगत को निरंतर तृप्त करते रहता है, इसलिए इसे विसर्ग काल कहते हैं। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण भारतवर्ष सूर्य से दूर हो जाता है, जिससे यह भूभाग शीतल रहता है। इस काल में चंद्रमा का बल अव्याहत और क्षीण रहता है और वह अपनी शीतल एवं स्निग्ध किरणों से संसार को संतृप्त कर देता है। अतएव दक्षिणायन को विसर्ग काल कहा जाता है। विसर्ग काल में काल स्वभाव तथा सूर्य के दक्षिण दिशा में चले जाने से एवं बादल, वायु और वर्षा के प्रभाव से सूर्य का तेज कम हो जाता है और चंद्रमा का बल पूर्ण हो जाता है, और वर्षा होने के कारण संसार का ताप शांत हो जाता है। इसलिए मधुर, अम्ल, लवण इन रस की वृद्धि होती है और इसी कारण मनुष्य के शारीरिक बल की वृद्धि होती है। विशेषकर हेमंत ऋतु में, इसमें कौन सी ऋतु आए तो वर्षा, शरद, हेमंत। विशेषकर हेमंत ऋतु में सूर्य वृश्चिक और धन राशि पर चला जाता है। इस समय उसका तेज अत्यंत क्षीण हो जाता है और चंद्रमा पूर्ण बली होकर जलीय स्नेह अंश को बढ़ा देता है, जिससे द्रव्य में मधुर रस की वृद्धि होती है और उसके उपयोग से प्राणियों के शरीर में बल की वृद्धि होने लगती है। चंद्रमा के सहचार्य से वायु भी अपने योग वही गुण के कारण चंद्रमा के शैत्य आदि गुणों की वृद्धि करता है। फिर यहाँ पे दिया अपने को आदान काल, विसर्ग काल, अंतर्बोधक सारणी, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है उसके अपने को एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले क्या आ गया अपना पॉइंट्स दिया पे आदान काल और विसर्ग काल। पहला पॉइंट क्या है कि आदान काल में ऋतु कौन सी आती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये ऋतु होती है। इनके महीने कौन से रहते हैं? माध्य फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है। तो शिशिर ऋतु आ गया अपना माध्य फाल्गुन में, वसंत आ गया अपना चैत्र वैशाख में, और ग्रीष्म आ गया अपना आषाढ़ में, ज्येष्ठ आषाढ़ में। विसर्ग काल में कौन सी ऋतु आ गई? वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा ऋतु, वर्षा ये सावन और भादो। शरद में आ गया अपना क्वार और कार्तिक, और हेमंत में अगहन और पुष। ठीक है। इसमें क्या है? आदान काल में सूर्य उत्तरायण होता है, विसर्ग काल में क्या है? दक्षिणायन होता है। ये आदान काल में क्या है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में तो आग्नेय होता है और ये सौम्य होता है। इसमें वायु अतिरुक्ष होती है और इसमें वायु अतिरुक्ष नहीं होती है। ठीक है। चंद्रमा का बल क्षीण होता है। ठीक है। चंद्रमा का बल बढ़ा हुआ होता है, सूर्य का बल बढ़ा हुआ होता है, सूर्य का बल क्षीण होता है। आदान काल में सूर्य और वायु संसार का शोषण करते हैं क्योंकि इसमें वायु अति तीव्र होती है, और इसमें क्या है? सूर्य और वायु जगत का शोषण नहीं कर पाते क्योंकि इसमें चंद्रमा का बल बढ़ा होता है। वही पॉइंट घुमा फिरा के उल्टे सीधे लिख दे। फिर रुक्ष रस आते हैं इसमें। कौन से आए? रुक्ष रस, कटुतिक्त, कषाय। फिर इसमें स्निग्ध रस आ गए विसर्ग काल में, अम्ल, लवण, मधुर। फिर क्या आ गया इसमें आदान काल में क्या कि मनुष्य का बल उत्तर घटता, मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में जो है मनुष्य का बल धीरे धीरे कम होते जाता है, और दक्षिणायन में मनुष्य का बल धीरे धीरे बढ़ते जाता है।